शहरबानो अवान और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे गज़ा में अमरीकी जंगी मनसूबाबंदी के हवाले से। और नाज़रीन, गज़ा के मुस्तक़बिल पर दुनिया की नज़रें इस वक्त जमी हुई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सिर्फ 4 दिन की डेडलाइन भी दी है। फैसला होगा कि हम मनसूबा कबूल करें या तबाहकुन अंजाम के लिए तैयार हो जाएं। उधर इसराइल के दिल तल अबीब में यरग़मालियों की रिहाई के लिए शदीद मुज़ाहरे जारी हैं। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं और इसराइली हुकूमत पर कैदी वापस लाने के लिए दबाव भी इस वक्त बढ़ रहा है। बिल्कुल आपको बताएंगे, लेकिन असल कशीदगी समंदर में है। गज़ा का मुहासरा तोड़ने के लिए फ्लोटिला इमदादी जहाज़ रवां दवां हैं और इसराइली नेवी पूरी तरह से तैयार है। मंसूबा है कि इन जहाज़ों को डुबो दिया जाए, काफिलों को रोका जाए और कारकुनान को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया जाए। सवाल यह है, क्या इमदादी काफिले अपनी मंजिल तक पहुँच सकेंगे या ये समंदरी टकराव एक नया बहरान जन्म देगा। इसी दौरान आलमी सियासत में भी हलचल है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप के मनसूबे की हिमायत की, मगर साथ ही में शकूक व शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर मुस्लिम ममालिक की तरामीम शामिल ना हुई तो पाकिस्तान मनसूबे की तौसी नहीं करेगा। नेतन्याहू ने भी वाज़ेह कर दिया कि फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र इस मुआहदे में नहीं और इसराइली फ़ौज गज़ा के बेशतर हिस्सों में रहेगी। धमकी भी दे डाली कि अगर हम ने मंसूबा रोका या रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। तो इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैन अक़वामी उमूर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, एक तरफ तो ये 20 नुकाती या 21 नुकाती मंसूबा जो है वो सामने आया है और इसकी कुछ रायत भी हमारे सामने मौजूद हैं। दूसरी जानिब 4 दिन की डेडलाइन, आपको क्या लगता है कि ट्रंप साहब ने बिल्कुल तय किया हुआ है कि इस मंसूबे से, इन पॉइंट से हटने नहीं देना और 4 दिन के बाद जो है फिर क्या होगा? देखिए, मैं पिछले 2 दिन से जिस भी मीडिया पे बैठ रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि ये मंसूबा नहीं है, ये मंसूबे हैं। और मार्केट में खास तौर पे वो लोग जो रिसर्च बेस्ड जो है वो अपनी ओपिनियन रखते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं डिफरेंट ड्राफ्ट्स तक। तो मार्केट के अंदर 2-3 और समटाइम्स आपको एक चौथा भी वर्जन जो है वो 20 नुकात का मिल रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो मंसूबा, वो प्लान जिसपे 6-7 अरब ममालिक ने मिलकर ट्रंप के साथ एग्री किया था, उसके अंदर बहुत वाज़ेह तरामीम अब नजर आती हैं। एक वो है जो अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक ने बनाया था, जो कि पेश किया गया ट्रंप की तरफ से। फिर 6 ममालिक जो हैं, 7 ममालिक, उन्होंने मिलकर बैठकर उसमें तरामीम करवाई और अपनी तजावीज़ उसके अंदर दी, ट्रंप को कन्विंस किया, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो खलीज के उन ममालिक का था जिन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली कि हम अगर हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं समझते, हम उसे रेजिस्टेंस फोर्स समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इस बात पे आमादा हो जाते हैं कि अगर आप अपनी तरफ की शराइत को मनवाते हैं तो हम हमास को मनवा लेंगे और उनको एक सेफ पैसेज दे देंगे। फिर वो जो पहला प्लान था जो बहुत सिनिकल था, उसके अंदर 6-7 इस्लामी ममालिक ने तरामीम करवाई और फिर दोनों पार्टीज के लिए उसको हजम होने के काबिल बनाया। तो फिर जब नेतन्याहू के साथ ट्रंप की मुलाकात होती है तो उसके अंदर वाज़ेह आपको तरामीम नजर आती हैं। जो सबसे पहली तरमीम मैंने पकड़ी वो ये थी कि पहले प्लान के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ था कि इसराइली अपने अंदर होने वाली मुतशद्दद कार्रवाइयां और मुतशद्दद साइकोलॉजी या डी रेडिकलाइजेशन को खत्म करेंगे, जिसको उन्होंने खत्म करवा के उसके अंदर ऐड करवा दिया कि नहीं, ये काम सिर्फ फलस्तीनी करेंगे। तो आप देखें, ये छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक एट द एंड ऑफ द टनल पुराने मंसूबे में फलस्तीन कहीं शामिल था। पुराने मंसूबा भी कोई बहुत आइडियल नहीं है, वो भी फंडामेंटली फ्लॉड है, लेकिन हम इस वक्त एक जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं जहां हम एक फ्लोटेलास के साथ लोगों की जिंदगियों को मुश्किल बना के वहां खाना पहुंचाना चाह रहे हैं। वहां पे अगर हमें सीधे रास्ते से खाना वहां पहुंचाने में मदद मिल सकती है तो मेरे जैसे बंदे इसको थे कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। लेकिन मसला ये है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये सिवाय जो है इस वक्त अगर इसमें नेतन्याहू जिस दिन से शामिल हुआ है, ये सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है। वो अपने हिब्रू मीडिया में कहता फिर रहा है कि गजा का कंट्रोल हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वो अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन से कह रहा है कि हमास जो है एक एक को हमने चुन चुन के मार देना है। उसके बाद वो कह रहा है कि ऐसी किसी एग्रीमेंट पे मैंने साइन नहीं किए कि दूसरी न्यूट्रल कंट्री के ममालिक की फौजें जो है वो अंदर आ जाएं।
लेकिन ये तो बिल्कुल सारे वो डॉक्टर साहब, पॉइंट्स थे हमने जिसके इससे ऊपर पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बयान भी चलाया। उन्होंने गुफ्तगू की है एक निजी टीवी चैनल में। उन्होंने कहा है कि ये वो जो माहिदे में जो निकात सामने आए हैं ये वो नहीं है जो हम लोगों ने दिए हैं। जो निकात सामने आए हैं, जो हम मनसूबा देख रहे हैं, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के मसाइल हल करेंगे, लेकिन हकीकत में तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। नेतन्याहू का जो बयान सामने आया है कि फ़ौज जो है वो नहीं निकलेगी, तो क्या अमन की बजाय एक मुस्तकिल कब्ज़े का इशारा है ये? तो उसका देखिए, वो जो उसकी लिकुड पार्टी है और साथ में उसके जो राइट विंग उसके कोलिशन पार्टी है ना, उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो उसकी कोलिशन के अंदर जो कहाना के फॉलोअर्स हैं, जो कि ग्रेटर इजराइल का जो है इनको पूरा एक एजेंडा दे के गया, जो बेन गुवेर और स्मोट्रिच हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर तुमने इसकी किसी भी चीज के ऊपर कोई भी एग्रीमेंट किया तो हम एक तो गवर्नमेंट से निकलेंगे, तुम्हारी गवर्नमेंट टॉपल होगी और फिर जाहिर है तुमने जेल जाना है, तुम्हारे ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में भी बहरहाल तुम जाओ। तो अब इसमें नेतन्याहू के पास सिर्फ पोजीशन ये है कि ये बैरूनी दबाव के नतीजे में सिर्फ पब्लिक अपीयरेंसेस देता रहे और हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाता रहे, लेकिन किसी भी मंसूबे को ऑनेस्टी के साथ अमल करना, उसकी अपनी जो है वो फिजिकल मौत भी हो सकती है और पॉलिटिकल मौत भी हो सकती है। तो इस सूरत में हम किस हल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मसले का हल जो, और आप देखें इनकी इतनी ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं इन 7 ममालिक की, इनकी इतनी सीक्रेट मीटिंग हुई है, ये काफी देर से इस पे काम कर रहे हैं। एक एक पॉइंट जो है इन्होंने बैठकर उस पे डिसाइड किया है कि फंडिंग कौन करेगा, गजा की रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगी, मेडिकल फैसिलिटीज कैसे बनेंगी, वहां पे ग्राउंड फोर्सेस कौन सी होंगी, फिर इसको रेटिफाई किया जाएगा यूनाइटेड नेशन से ताकि ग्राउंड फोर्स के पास कवर हो। हमास को सेफ पैसेज देके कहाँ भेजा जाएगा? हमास अगर खुद को डिमिलिटराइज करेगा तो उसके वेपन्स किसके कंट्रोल में होंगे? फलस्तीन के जो गजा के अंदर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए वहां पे फलस्तीन के लोग होंगे माइनस हमास, लेकिन लोग बिल्कुल डॉक्टर शाजिया, आपने बिल्कुल अहम नुकात पे बात की है। और जो पहला ही पॉइंट है वो यही है कि हमास को कैसे गैर मुसल्ला करना है, हमास को रेडिकलाइज जो है वो करना है। फिर दूसरा पॉइंट ये भी आ जाता है कि इसराइली अफवाज जो है वो किस तरह से ग्रेजुअली जो है वो अपनी अफवाज जो है वहाँ से वापस बुलाएंगे, लेकिन कब होंगी, कैसे होगा। फिर 4 दिन के हवाले से भी उसने बात कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि 4 दिन तक अगर ये मामला तय ना हुआ तो फिर हम इसको फिर इनकार ही समझेंगे। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, अब जैसा कि अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, पाकिस्तान के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दीगर मुस्लिम ममालिक के भी हैं, तो अगर ये इन ममालिक की तरामीम जो हैं या इनकी तजावीज़ जो हैं उनको एंटरटेन ना किया गया तो फिर क्या ये मंसूबा हम नाकाम समझें? देखिए, गजा के लिए तो पिछले 70 साल से प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ, तो 3 साल से तो हम एक्टिव जेनोसाइड देख रहे हैं, तो दुनिया उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। और अब अगर कोई करना चाह रहा है तो फिर आप उनके साथ डिसऑनेस्ट हो जाएं, तो मुझे लगता है कि ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो बैक आउट कर जाएंगे, क्योंकि ये अपने अपने मुल्क जो हैं, आपकी ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो आपको इतना ब्लेटेंट किस्म की जो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की और फलस्तीनियों के साथ इतना बड़ा बिट्रेल की आपको इजाजत नहीं देगा। तो ट्रंप या तो बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे होंगे और इनको कह रहे होंगे कि मैं नेतन्याहू को किसी ना किसी तरीके से काबू कर लूंगा, उस जेनोसाइडल मैनिएक को, और चीजों को हम कंट्रोल कर लेंगे, या तो ये एक चीज चल रही होगी। और अगर ये नहीं चल रही तो फिर ये सारे कंट्रीज जो है वो, जैसे कि आज जो है वो नायब वजीर आजम इसहाक़ डार से पहले मैं देख रही थी कि अल जजीरा पे इंटरव्यू दिया है कतर के वजीर आजम ने, उन्होंने इतना जरूरी समझा है कि वो बैठ गए हैं प्रॉपर एक अरबिक में इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल यही कहा है कि अगर ये शराइत जो है ये वो नहीं होंगी जो हमने बैठकर बीच में डलवाई हुई है तो हमारा कोई पॉइंट ही नहीं है। वरना अगर हम फलस्तीनियों के लिए कुछ कर नहीं सकते तो हम फलस्तीनियों के लिए मजीद मुश्किलात में उनका इजाफा नहीं करेंगे। हमास को हम डिसार्म करवा दे तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि बाकी जो बचे कुचे लोग हैं उनको कौन बचाने वाला है? और अगर इसराइल की इसमें नेक नियति शामिल नहीं है, वो अभी भी अपना ग्रेटर इसराइल का मंसूबा लेके बैठा हुआ है, तो फिर हम इसको रोक कैसे सकते हैं? और अगर इसको कोई रोक ही नहीं सकता तो फिर सब बैठकर अब एहतजाज करते हैं और बैठ के रोते हैं। मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ट्रंप ने अगर नोबेल पीस प्राइज लेना है तो उनको नेतन्याहू के सामने खड़ा होना पड़ेगा, चाहे कि उसकी लॉबी कितनी ही सिनिकल हो, कितनी ही असैसिनेशन करवा सकती हो या कितने ही हनी ट्रैप डलवा सकती हो,
ट्रंप को कहीं ना कहीं ये पोजीशन लेनी पड़ेगी बिल्कुल अगर वो नोबेल डॉक्टर साहब कुछ मामलात ये हैं कि कुछ बातें ये भी कर रही है अपोजिशन के जो है मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करेंगे, ये भी अंदर खाते बात चली है, इस बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा हम देख रहे हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो है वो कहते हैं माहिदे वो नहीं है जो हमने बात की थी, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं वो माहिदों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए ये सब जो है इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है और वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ये जितने ममालिक बैठे हुए थे इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि हमने एक प्लान बनाया है जो अभी रेटिफाई होना है, जिसने मुआहदे की शक्ल इख्तियार करनी है, जिसपे 7-8 सिग्नेचर इंक्लूडिंग फलस्तीनियन अथॉरिटी, इंक्लूडिंग हमास और अक़वाम मुत्तहिदा, फिर ये मुआहदा बनेगा। तो हमने एक प्लान बनाया है, हम उस पे ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं और उस प्लान के अंदर गजा की रिहेबिलिटेशन, वेस्ट बैंक का अनेक्स ना होना, गजा में इसराइलियों का इनखला और गजा के अंदर फौरी इमदाद और जंगबंदी और हमास का डिसआर्म होना हम एग्री कर चुके हैं, हम खैर मकदम करते हैं। अभी रात भी नहीं गुजरी है और ट्रंप और नेतन्याहू एक नया मंसूबा लेके आ जाते हैं, तो अब इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपना जो है वो बयान को दुरुस्त करने में, क्योंकि वो तो खुश है, क्योंकि वो जो कुछ मनवा कर आ गए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उनकी पीठ पीछे कुछ और बात तो हो गई है, उस पर कोई एग्री नहीं करेगा। जो अब मंसूबा आया है, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसहाक डार ने कह दिया, कतरी वजीर आजम ने कह दिया, बाकी लोग भी सामने आ जाएंगे और वो एक ही बात करेंगे कि मंसूबा वही है जो हमने दिन रात लगाकर आपको समझाने की कोशिश की है और उसी मंसूबे पे अमल होना है। जहां तक आपका दूसरा सवाल था इसराइल को तस्लीम करने का, तो देखिए ये 1988 में यासिर अरफात जो है इस बात पे, इस एग्रीमेंट पे साइन कर चुके हुए हैं कि अगर इसराइल फलस्तीन को तस्लीम करता है एज अ रियासत, तो बदले में फलस्तीन इसराइल को तस्लीम कर लेगा और बाकी चीजें उसके बाद में चलेंगी। अगर ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को एज अ स्टेट तस्लीम कर लेते हैं तो फिर इंडिविजुअली बाकी तमाम मुल्कों की भी फिर मर्जी है, क्योंकि जब कज़िया और मसला ही खत्म हो जाएगा तो फिर आपका बायलैटरल रिलेशन। और जितना सादा ये मामला नज़र आ रहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बड़ा करीब इस मामले के पहुंच चुके हैं, ऐसी सूरत हाल नहीं है फिलहाल के लिए। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम नजरें इसी पर लगी हुई ममालिक की जानिब से क्या रिस्पांस सामने आता है। पाकिस्तान की जानिब से एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस सामने आ भी गया, काफ़ी क्लियर बात की गई है कि अगर मुआहदे हमारी मर्जी के नहीं होंगे तो हम इसमें बिल्कुल आगे नहीं चलेंगे और इसकी तौसीह नहीं करेंगे। और लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में वो थोड़ा स्पेकुलेट भी कर रहे हैं, को लगता है कि जी इसराइल को तस्लीम करने लगे तमाम मुस्लिम ममालिक, और इन 20 नुकात में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि किसी मुल्क ने इसराइल को तस्लीम करना है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम दिया जाए, 1-2 और सिटिंग्स होंगी, इसमें कुछ रिवीजन्स होंगी, कुछ तरामीम जो है इनकॉर्पोरेट की जाएंगी, उसके बाद जो है ये मटेरियलाइज हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं जी। नाज़रीन, हुकूमत ने 5 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इम्पोर्ट की इजाज़त दे दी है। वज़ारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सेडान, वैन, लाइट कमर्शियल गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें अब कमर्शियल बुनियादों पर दरामद हो सकेंगी। इंपोर्ट सिर्फ बैंक से होगी और इन गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो आयद भी होगी। बिल्कुल, एफबीआर इस हवाले से जल्द नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ वही गाड़ियाँ दरामद होंगी जो आलमी माहौल और सेफ्टी सर्टिफिकेट्स रखती हैं, जबकि वजारत सनत हर माह डिप्रेशन रूल्स जारी करेगी। आपको बताएं, दूसरी जानिब IMF के माहिदे के तहत मकामी गाड़ियों में 57 हिफाजती मयारात लाजिम करार पाए हैं। इस वक्त सिर्फ 17 पर अमल हो रहा है, बाकी 40 पर भी अमल दरामद होना है। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान ऑटो मोटो इंस्टीट्यूट कायम करने का फैसला कर चुका है, जो मकामी पुर्जाजात की क्वालिटी चेक करेगी। कानून साजी के बाद तमाम तरह मामला देखे जाएंगे। गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी होगी और गैर तस्दीक शुदा नई गाड़ियां मार्केट में फ़रोख्त नहीं हो सकेंगी। मजीद ये कि 2025 के ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट के तहत हर मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस लेना लाजिम होगा। ख़राब गाड़ी रिकॉल न करने पर भारी जुर्माना और कैद और लाइसेंस मनसूखी तक की मामला भी सामने आ सकते हैं। यानी नाज़रीन, एक तरफ पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट खुल गई है, दूसरी तरफ मकामी ऑटो इंडस्ट्री पर सख्त शराइत लागू हो गई हैं। सवाल ये है कि अब गाड़ियों की कीमतें कम होंगी या सारिफ पर बोझ पहले से ज़्यादा बढ़ेगा, या आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमान हैं साबिक चेयरमैन हैं पापाम के अब्दुर्रहमान एजाज साहब। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अगर हम बात करें दीगर ममालिक के साथ, हम अपने हमसाया ममालिक की बात करें, हम इस मुस्लिम ममालिक की बात कर लें, अरब की या वेस्ट की बात करें, तो गाड़ियाँ पाकिस्तान में बहुत महंगी हैं कंपैरेटिवली। पहले ही बहुत टैक्स है, अब 40% जब ड्यूटी लगेगी तो क्या मज़ीद आवाम की पहुँच से दूर हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम जनाब,
मैं इस सिलसिले में पहली चीज तो ये वादे करूं कि ये कमर्शियल इंपोर्ट जो खोली है गवर्नमेंट ने, कहा हमें ये जाता है कि ये आईएमएफ के कोई से एग्रीमेंट के तहत खोली गई है। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान में क्या चीज़ यूज्ड इंपोर्ट होगी और क्या चीज़ इंपोर्ट होगी। ये आईएमएफ का डोमेन नहीं है। आईएमएफ का डोमेन मैक्रो इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन और इकोनॉमी की जनरल हेल्थ है। उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट जो गाड़ियां हैं वो, और वो भी यूज्ड गाड़ियां, वो किस तरह इसमें ऐड हो गई हैं, और जो कुछ हमने आईएमएफ से बातचीत की है वो तो यही बात कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। मगर गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ किया है कि यूज्ड गाड़ियां पाकिस्तान में कमर्शियल बुनियाद पे इंपोर्ट की जाएंगी। यहाँ ये वादे करूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो जहां गाड़ियां बनती हों और वहां पे यूज्ड गाड़ियां इंपोर्ट की जा रही हों। ये पहली इब्तिदा पाकिस्तान में हो रही है कि जहाँ पे गाड़ियां बनती हैं, और दुनिया के कोई 48 मुल्क हैं जहाँ गाड़ियां बनती हैं, उनमें से कोई मुल्क भी इस तरीके से पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट को इनकरेज नहीं करता, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। इस वक्त कोई 18 लाख आदमियों की एम्प्लॉयमेंट इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। अगर पुरानी गाड़ियां कमर्शियल इंपोर्ट से जो भी होंगी, वो बेसिकली उस एम्प्लॉयमेंट को डिस्ट्रॉय करेगी और लोगों को बेरोजगार करेगी। अगर मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान में जो गाड़ी की कंजम्पशन है वो सिर्फ 0.05% पाकिस्तानी गाड़ियां अफोर्ड करते हैं, और इन 0.05% में सारी बड़ी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज भी शामिल हैं, और गवर्नमेंट खुद सबसे बड़ी बायर होती है गाड़ियों की, वो भी इस 0.05% में शामिल है। तो जो हम बात करते हैं कि जी अवाम की पहुंच में, तो अवाम कौन है इसको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। अवाम वो है जो 18 लाख लोग फैक्ट्रियों में 40-45 हज़ार रुपए की उजरत पे काम करते हैं और अपने घर को चलाते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। जबकि 1.5 लाख लोग वो हैं जो नई गाड़ियां खरीदते हैं, और उसकी पॉपुलेशन 0.05% बनती है। तो हमें डिसाइड तो अब गवर्नमेंट कर चुकी है, बट हमारा तो इस पे शदीद रिजर्वेशन है कि जहाँ पे गाड़ियां बनती हैं दुनिया में कहीं इंपोर्ट नहीं होती यूज्ड गाड़ियां, मगर हम कर रहे हैं। और गाड़ियां क्यों? फिर हम यूज्ड एसी, यूज्ड टीवी, यूज्ड रेफ्रिजरेटर, यूज्ड फर्नीचर, यूज्ड माइक्रोवेव ओवन क्यों नहीं इंपोर्ट की इजाजत दे देते, और अपनी सारी इंडस्ट्री को बंद क्यों नहीं कर देते? ठीक है। तो 25 करोड़ अब्दुर्रहमान साहब, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यकीनन अपनी जगह पर हैं, बट द पॉइंट इज़ कि लोग सस्ती गाड़ियां जो हैं वो कब मिलेंगी? मेरे ख्याल में आप भी इसी बात का इंतजार कर रही हैं, गाड़ी सस्ती पहले हो से लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम दीगर ममालिक की, मैंने मिसाल भी दी है कि वहाँ पर गाड़ी जो है वो बड़ी कम कीमत में मिल जाती है। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सारी जमा पूंजी आप अपनी ज़िंदगी लगाएं तो आपको सेडान गाड़ी अब मिलती है नहीं, सेकंड हैंड की तो आप बात ही छोड़ दें। तो अब सारे मामला जो हैं ये हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होती जा रही हैं और आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। तो अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान साहब, सर इसका भी तो हल देना कि गाड़ियाँ इतनी जो गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ियों की प्राइसेस जो है बढ़ी हुई हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर हैं, फिर इसका हल क्या है? किस तरह से लोग खरीद सकते हैं और उनकी बाइंग पावर किस तरह से इनहेंस हो सकती है? देखें, दो इसके हिस्से हैं। आपको जो जवाब मैं दूंगा, नंबर 1, पाकिस्तान में 2004 में जितनी गाड़ियां बन के बिकी थी, आज भी उतनी ही गाड़ियां बन के बिक रही हैं। इससे ऑटो इंडस्ट्री या सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री का ताल्लुक नहीं है, मुल्क की जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लोगों की बाइंग पावर नहीं बढ़ी, जीडीपी पर कैपिटा हमारा स्टेगनेंट है, बल्कि कुछ 2-3 साल से तो नेगेटिव जर्नी है हमारी। तो गाड़ियों की पहुंच लोगों के पास जब आती है जब जीडीपी पर कैपिटा $3,000 के करीब होता है। हमारा वो अभी $1,600 के करीब है जीडीपी पर कैपिटा। तो 2004 से लेके 2025 तक लोगों की बाइंग पावर वहीं की वहीं है। अब ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, डिवैल्यूएशन हैं, और गवर्नमेंट्स जो भी इस दौरान में रही हैं उनकी पुअर मैनेजमेंट है रिगार्डिंग द कंट्री एंड इकोनॉमी। दूसरी बात आपकी यह है कि गाड़ियों की कीमतें कैसे कम होंगी, तो यहाँ मैं ये वादे करूं कि 40% से लेके 55% तक एक गाड़ी जो कोई खरीदता है उसकी कीमत जो है वो गवर्नमेंट लेती है टैक्सेस के फॉर्म में। मैं आपको मिसाल दूं, हाई एंड गाड़ी की अगर मिसाल दूं तो जो 2,30,00,000 रुपए की टोयोटा फॉर्च्यूनर है, उस टोयोटा फॉर्च्यूनर की प्राइस 97 लाख रुपए है,
और 1 करोड़ 33 लाख रुपए जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है। तो गवर्नमेंट के लिए गाड़ी जो है वो एक बहुत ही आसान तरीका है, जब दिल चाहता है उस पर टैक्स बढ़ा देते हैं और टैक्स वसूलते हैं, और साथ ही साथ हम बदनाम होते हैं, गाड़ी की सनत बदनाम होती है कि गाड़ियां पाकिस्तान में महंगी हैं। मैं आपको रिसेंट तरीन मिसाल दूं, अभी इस बजट में 2 महीने पहले जो छोटी गाड़ी थी, जो आम आदमी की गाड़ी थी, जो सबसे लोएस्ट कार अफोर्ड करने वाला तबका यूज करता था, 800 सीसी से नीचे की गाड़ी, उस गाड़ी के ऊपर सेल टैक्स 18% था, वो बढ़ा के 25% कर दिया गया है। 2 महीने पहले 7% टैक्स बढ़ा दिया है। एफईडी लग गई है। मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस में इजाफा भी होता रहा है और नए टैक्सेस भी लगते रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर। अगर गाड़ियों की कीमतें कम होनी है तो गवर्नमेंट को टैक्सेस को कम ठीक करना है, होगा। टैक्सेस को कम करना होगा गवर्नमेंट्स को। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर करे थे। आवाम के लिए सहूलत ये है कि टैक्स कम हो और आवाम जो है वो गाड़ी ख़रीद सके, गाड़ी ख़रीदने से पहले उसको अपनी पूरी जमा पूंजी ना लगानी पड़े। ये हमारा मौक़िफ़ है और मेरे ख्याल से जितनी भी आवाम है वो भी इमरान साहब यही चाहती है कि तमाम मामलों को आसान किया जाए। अब्दुल रहमान साहब ने तो यही कह दिया ना कि अगर टैक्स कम होंगे तो ही लोगों की रीच में ये गाड़ियाँ आएंगी, अदरवाइज जो है वो बहुत मुश्किल है। अगर 40% आप लगाएंगे टैक्स तो फिर तो मामला और ख़राब हो सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं जी, दोबारा से हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं। और हम क्रिकेट की बात करेंगे लेकिन हमारे हमसाये मुल्क से हमेशा क्रिकेट की जगह सियासत की बात हो रही होती है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया है। अपने एक्स पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि बीसीसीआई से कभी माफ़ी नहीं मांगी और ना ही कभी ऐसा करूँगा, ये सब मन घड़त है और सस्ता प्रोपेगेंडा है। मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया है कि भारतीय मीडिया हमेशा हक़ाइक़ की बजाय झूठ को हवा देता है ताकि अपने लोगों को गुमराह किया जा सके, और बदकिस्मती से भारत क्रिकेट को खेल की बजाय सियासत में घसीट रहा है। और हम देख रहे हैं कि जिससे खेल की असल रूह को नुकसान पहुंच रहा है। चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा कि बतौर एसीसी सरबराह वो उसी दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे और आज भी तैयार हैं। अगर भारतीय बोर्ड चाहे तो एसीसी के दफ्तर आकर ट्रॉफी वसूल कर सकता है, उन्हें खुशामदीद कहा जाएगा। यानी नाजरीन, मोहसिन नकवी ने दो टोक अंदाज में भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट सियासत से नहीं बल्कि सिर्फ खेल से जोड़ना चाहता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि खेल को खेल के साथ ही रखा जाए, सियासत को अंदर ना लेकर आया जाए, क्योंकि जितने भी लोग खेल से प्यार करते हैं या शायकीन क्रिकेट हैं उनकी जज्बात इससे मजरू होते हैं। अब आप मैच जीत भी गए, उसके बावजूद खुद ही आपने सारा ड्रामा वहाँ पर रचाया। आप वहाँ पर बैठे रहे, जो एसीसी के सरबराह हैं, बाकी सारी टीम जो वहाँ पर मौजूद थी, चेयरमैन मोहसिन नकवी वहाँ पर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं और आप इस हठधर्मी पर बरकरार हैं कि हमने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफ़ी नहीं लेनी। अगर इतने ही तहफ़्फ़ुज़ात थे तो क्या आपको इल्म नहीं था कि वो सरबराह हैं, वो सदर हैं वहाँ पर? और दूसरा, आप पहले से बायकॉट कर सकते थे, आप एशिया कप ना खेलते। ये मामला तब देख रहे हैं कि ख़वातीन जो क्रिकेट जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें भी यही मामला बताए जा रहे हैं कि ख़वातीन के साथ भी जो मैच होगा, भारतीय जो कप्तान है उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, यानी खेल को ये खेल नहीं रहने देंगे। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो भारत के ज़हन में ये था कि हम जो है मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे ट्रॉफी, कोई और बंदा हमें नॉमिनेट कर देंगे, वो तो उससे हम ट्रॉफी ले लेंगे। लेकिन तो मोहसिन नकवी ने किया वो भी कमाल ही कर दिया कि उन्होंने एक रीजनेबल टाइम तक वेट किया और उसके बाद भाग जाए, कोई नहीं है। बहुत ज़रूरी था ये करना कि बताना कि आपने जो ट्रॉफ़ी है वो मेरे से ही लेनी है, आए अपने कप्तान को भेजें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दफ्तर में, आके अपनी ट्रॉफ़ी ले जाएं, लेकिन लेनी आपने मुझसे ही है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब ने। खालिद महमूद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब, कंट्रोवर्सी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, इंडियन टीम ने कह दिया कि हमने जी मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी वसूल नहीं करनी, तो मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया चले ठीक है जी आप भाग जाएं, और फिर अगर आपने नहीं लेनी तो ठीक है आप उसके बगैर ही चले जाएं। फिर बाद में बीसीसीआई के जो अहदेदार हैं वो चले गए मोहसिन नकवी साहब के पास, उन्होंने कहा जी हमें हमारी ट्रॉफ़ी दे दें। उन्होंने कहा जी ट्रॉफ़ी तो ऐसे नहीं मिलेगी, आप या तो खुद आएँ, बाज़ाब्ता तौर पर रिसीव करें इसे, और या फिर आपका कैप्टन आके मुझसे रिसीव करे। तो सर इसमें ख़राबी क्या है? जी, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और नकवी साहब ने, वो बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ये कम से कम मामला है। मैं तो समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सख्त किस्म की चीज़ें होनी चाहिए थी। जब से हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने इस
किस्म का रवैया इख्तियार किया है, उनका सद्देबाब होना चाहिए था। मसलन पहली चीज ये हो सकती थी, जो कि शायद अब हुई है, कि एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाया जाता। आपको पता ही है कि हमारे नकवी साहब ही उसके सरबराह हैं, जी। तो वहाँ पे ये मामला रखा जाना चाहिए था और वहाँ पे ये तय होना चाहिए था कि ये सारी चीज़ें जो ये लोग कर रहे हैं, ये क्रिकेट की रवायात के खिलाफ है, प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, अच्छे अखलाक के खिलाफ है। तो वहीं पे इनका, जैसे पंजाबी में कहते हैं, यहीं पे इनका मकबूल ठप देना चाहिए था। वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनके हौसले बढ़ते रहे। अब भी इसका असल जो इलाज है वो ये है कि इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई अफसोसनाक सा कुछ मामला हुए हैं। फौरी तौर पे आईसीसी का हंगामी इजलास तलब किया जाना चाहिए और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जितने भी मेंबर हैं 9-10 आईसीसी के, उनमें से अगर निसफ जो हैं वो आपके साथ हों और इजलास बुलाना चाहते हों तो आप ये चीज़ कर सकते हैं और वहाँ पे ये मामला रखा जाए। और ख़ास तौर पे जो आईसीसी के ज़्यादा बाअसर और ताकतवर मेंबरान हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये बानी हैं आईसीसी के और क्रिकेट के। वो खास तौर पे गोरे, आपको पता है कि अपनी रवायात का बहुत बात करते हैं और उनको ये होता है कि इसकी हर सूरत में इनका इज्जत होनी चाहिए। तो अगर आप लॉबी करें, इन मुल्कों से मिलें और उन्हें बताएं जी ये हो रहा है, ये दरअसल क्रिकेट कैजुअल्टी होगी अगर ये सब चीज़ें ऐसे होने दी गई, तो उन्हें कहा जाए कि इस सिलसिले में फौरी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। तो आईसीसी का हंगामी इजलास बुलाया जाए, इंतजार ना किया जाए कि जी नवंबर में मीटिंग है या बिल्कुल दिसंबर खालिद में साहब, मीटिंग इजलास है। बुलाया जाए और इस पर उस- नोटिस लेना चाहिए कि पहले दिन से लेकर अब तक जो ड्रामेबाजी भारतीय क्रिकेट ये होना टीम और चाहिए बोर्ड की जानिब से। जी। पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। मुझे बड़ी अफसोस भी होता है और हैरत भी होती है कि पाकिस्तान को क्या हो गया, क्यों नहीं ऐसे कर रहा है। ये तो ऐसे ही बात है ना, फर्ज कीजिए किसी बंदे के साथ कोई ज्यादती हो और वो खुद ही रो धो के और दो चार गालियां दे के चुप करके बैठ जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ रसूल पाक की। तो वो फरमाया उन्होंने कि जनाब, जब कोई जुल्म हो तो मदद करो मजलूम की भी और जालिम की भी। तो सहाबा कराम ने पूछा जी जालिम की कैसे मदद करें, मजलूम की तो करेंगे कि उसके साथ ज्यादती हुई है। आपने फरमाया कि जालिम का हाथ पकड़ो, उसको रोको इसका कर देते। तो यहाँ पे ये जो बेशक। है वो जालिम है इंडिया, जो इस किस्म की मकरूह और ख़राब हरकतें कर रहा है। तो हमारी नाकामी है, हमारी कमज़ोरी है कि हम उसको रोकने में अगर नाकाम रहते हैं। और ख़ास तौर पे जबकि एशिया कप के हम मेज़बान हैं, एशिया एसीसी ये मैच करा रही है, तो हमें अब तक फौरी एक्शन करने चाहिए थे। मुझे तो ये बड़ा यानी गुस्सा भी आ रहा है और गलत भी लग रहा है। हम यहाँ बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं, बच्चों की तरह कह रहे हैं कि जी ट्रॉफी आके ले लो। क्यों ले लो, आ गए ट्रॉफी कह के जी आप इस काबिल नहीं है कि आपको ट्रॉफी दी जाए। और आईसीसी में फौरी तौर पे मामला ले जाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश की जाए। और आईसीसी कोई हवा नहीं है, क्यों इतना डरते हैं लोग आईसीसी से। मैंने साल डेढ़ में कई मीटिंग आईसीसी की अटेंड की हैं। वहाँ पे चेयरमैन जो होता है, जो कि इंडिया का बदला है, जय शाह, वो एक आईनी हैसियत होती है। उसका भी इसी तरह एक वोट होता है जिस तरह पाकिस्तान का वोट है, श्रीलंका का वोट है, बांग्लादेश का वोट है, वेस्ट इंडीज का वोट है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो ये आप जब लेके जाएंगे तो वहाँ कोई चेयरमैन ही काम नहीं आएगी। और मैं फिर आपको एक मिसाल भी दे दूँ। दरअसल लोगों को जी। तफसीलात और तारीख का पता नहीं है। मुझे याद पड़ता है मैं 75 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सेक्रेटरी था और कारतार साहब उसके चेयरमैन थे। उस जमाने में, अगर आपको याद होगा, जिन लोगों को क्रिकेट से वाकफियत है, जनूबी अफ्रीका नस्ल परस्ताना हुकूमत थी और वहाँ पे कोई काली टीम नहीं जा सकती थी। वेस्ट इंडीज नहीं जा सकती थी, पाकिस्तान नहीं जा सकता था, इंडिया नहीं जा सकता था। वो सिर्फ गोरों को बुलाते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो अल्लाह भला करे कारदार साहब का, उन्होंने बड़ी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया आईसीसी की मीटिंग में कि अगर ये जनूबी अफ्रीका हमारे साथ उठता बैठता है तो फिर हम यहाँ पे आईसीसी में नहीं बैठ सकते। या तो ये अपनी पॉलिसी बदले या एग्जैक्टली। इनको आईसीसी से फारग कर दिया जाए। और उनकी ये चीज़ कामयाब हुई। आईसीसी ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि जब तक आप अपनी ये नस्ल परस्ताना पॉलिसी ख़त्म नहीं करते, आपके साथ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। वो उनको बाहर निकलना पड़ा।
2-3 साल के अंदर में उनको समझ आई कि अब तो बात नहीं बनेगी, फिर उन्होंने पॉलिसी बदली और फिर वहाँ पे टीमें आने जाने लगी। अब भी इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान सही तरह से लॉबी करके सारे मुल्कों को बात समझा के इस पे कोई मौक़िफ़ इख्तियार करता है, कोई अमली इक़दाम करता है, तो इनको कामयाबी होगी। अगर कुछ नहीं करते तो बैठ के फिर यहाँ बैठे बयान देते रहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी मौजूद थे। और बात तो उनकी जी ठीक है कि ये मामला जो है ये रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इसको बाकायदा आईसीसी में इस मामले को लेके जाना चाहिए और इंडिया के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ भी होना चाहिए। और ये सब चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लिए नहीं हो रही, ये क्रिकेट को बचाने के लिए हो रही है। कैजुअलिटी जो है वो क्रिकेट की होगी अगर इस पर आगे कुछ ना हुआ, क्योंकि देखें ना, कल को कोई टीम उठ के कहते हैं जी हमने इससे रिसीव नहीं करना, हमने उससे रिसीव नहीं करना, तो ये तो रोज़ आपको पता है कि लोग नाराज़ हो जाते होते हैं। तो बहरहाल इस पे जी सख्त एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान को भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। बहुत ज़रूरत है। अभी जो चेयरमैन पीसीबी का रवैया है बहुत अच्छा है, ऐसे ही रहना चाहिए, डटे हुए रहें इस बारे मामले पर। और स्टार्ट में भी जब हाथ नहीं मिलाया तो टीम वहाँ पर खड़ी रही स्टेडियम में, वो मेरी समझ में नहीं आई, तब भी इनको चले जाना चाहिए था। अब एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से जी आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं कि कम उम्र की शादी से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। अदालत ने 15 साल लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस आज़म खान ने 24 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि शरीयत के मुताबिक बलूगत और रजामंदी के बाद निकाह दुरुस्त है, मगर कानून के तहत 18 साल से कम उम्र में शादी जुर्म है। मदीहा बीबी ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती और अपनी मर्ज़ी से शौहर के साथ रहना चाहती हैं। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी उम्र 15 साल है, जबकि निकाह नामे में 18 साल दर्ज की गई है। अदालत ने हुक्म दिया कि निकाह रजिस्ट्रार 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर ना करे। नादरा का सिस्टम भी ऐसा बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाह नामा जारी ना हो। अवामी आगाही मुहिम चलाने की भी सिफारिश की गई। ये फैसला वजारत कानून, वजारत इंसानी हकूक, लॉ एंड जस्टिस कमीशन और इस्लामी नजरियाती काउंसिल समेत दीगर इदारों को भी भेज दिया गया है ताकि कानून साजी और अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। यानी नाज़रीन, अदालत ने शरीयत और कानून के फ़र्क को वाज़े करते हुए हुकूमत और इदारों को बड़ा इम्तिहान दे दिया है कि अब देखना ये है कि कम उम्र की शादी के मसले पर अमली इक़दाम कब और कैसे सामने आते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है, समाजी कारकुन है, बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा। बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो फैसला सामने आया है, आम लोगों को समझ नहीं आ रही कि शरीयत में तो जायज़ है लेकिन कानूनी तौर पर ये फैसला ठीक नहीं है, तो आप क्या समझती हैं? कानूनी तौर पर ये जो फैसला किया गया है जज की जानिब से, कानूनी तौर पर फैसला दुरुस्त है। शरई तौर पर जो है 15 साल की उम्र में शादी हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं हो सकती ना, 18 साल कानूनी तौर पर जो है वो नहीं हो सकती। तो इस पे आप ये बताइए जो कानून और शरीयत का जो फ़र्क है, इसको इस फैसले ने किस तरह से वाज़े किया है? देखिए जी, शिरबानो एंड इमरान, थैंक यू सो मच पहले कि आप इस केस को उठाया और इस पे बात कर रहे हैं हम। प्रॉब्लम कानून और शरीयत से पहले ये है कि सैडली अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग्स और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारे जुडिशल सिस्टम की, वो बहुत खराब है। उसमें फिर ये होता है कि जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है लॉ की और शरिया क्या कह रही है, और फिर आप इस तरीके की जजमेंट्स देख आपको नजर आएंगी, क्योंकि 2023 में आपको नजर आ रहा है कि फेडरल शरीयत का फुल बेंच है जिन्होंने कहा था कि दिस इज इन लाइन कि ये जो 18 और 16 साल की उम्र है ये शरीयत के मुताबिक सही है ना। अब जो मसला आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपने अगर जजमेंट्स को नहीं देखना और अगर आपने इमोशनली बात करनी है और जजमेंट्स देनी है, तो फिर ये होगा कि जो 15-15 साल की जो बच्चियां हैं वो फिर इस अंडर द एम्बिट ऑफ दिस फॉल्टी जजमेंट में आ जाएंगी। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, निकाह नामे में क्या वली होना जरूरी है? इन निकाह नामा जो निकाह होते हैं अंडर एज बच्चियों के, उसमें ना वालिद होता है, ना ग्रैंडफादर होता है, ना वली नहीं है। शरीयत के मुताबिक आपका वली होना चाहिए। सो उसको देखते ही ये इनवैलिड शरीयत लॉ के थ्रू भी हो जाती है। सो एक तो मुझे इस चीज पे मसला है कि हम इसको क्यों नजरअंदाज कर सकते हैं और कर रहे हैं। सेक्शन आपका 363 पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 375 आपके पास है। आपके पास जस्टिस बाबर सतार की 56 पेजेस की जजमेंट है 2023 की। आपके पास फेडरल शरीयत कोड का बड़ा लेंथी उन्होंने डिटेल उसमें लिखा है कि जब, और प्लीज एक चीज कि आपने एक सिस्टम में देखा है, अगर बच्ची अंडर द एज ऑफ 18 है और अगर उसका स्टेटमेंट है
एक बच्ची का स्टेटमेंट अगर आप चाइल्ड अबडक्शन केसेस में देखें, अदालत में आप उसको फेस वैल्यू पे किस तरीके से ले रहे हैं। आपको पता है कितनी बच्चियां हैं जिनको थ्रेट किया जाता है, और बच्चों को भी, कि अगर तुम हमारे मुताबिक ये बात नहीं करोगी तो तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। और ये गरीब लोग होते हैं, इनके पास ये रिसोर्सेज नहीं होते कि ये अपने आप को स्टैंड रख सकें। सो ये सारी चीजें जो हैं दैट इज इन प्लेस, और सैडली इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी जितनी देर तक सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो। अच्छा अमरीन साहिबा, ये भी बताइएगा, जैसे कि इस केस में भी हमने देख लिया कि लड़की की उम्र जो थी वो 15 साल थी, लेकिन कानून में इजाज़त है वो 18 साल के बाद है। तो अब शादी तो हो गई, उसको अंडू तो नहीं किया जा सकता, तो फिर अदालत के पास ऐसी क्या ऑप्शन है कि सिवाय इसके कि ठीक है जी अब तो होगी, अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो फिर कानून की अमलदारी किस तरह से रह जाएगी? शरीयत ऊपर है या फिर कानून ऊपर है? देखिए, बात यह है कि अगर आप जूरिस्प्रूडेंस देखें, अगर आप अदालती हुक्मनामे पहले देखें और आप बाकी चीजें देखें, तो उसमें फिर ये होता है अगर बच्ची की इस तरीके से शादी हो गई है और अगर आप उसको इनवैलिड भी नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको टिल शी एज, चाहे वो 2 दिन पहले टिल द एज ऑफ 18 से वो 17 साल की है, 2 दिन बाद उसका जन्म जो भी है उसके बर्थडे वगैरह है, तब भी आप उसको दारुल मान भेजते हैं। दुआ ज़हरा के केस में ये हुआ, बाकी केसेस में यही हुआ। ये पूरा एक सिस्टम है। आप क्यों फिर सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल राइट्स ऑफ चाइल्ड के ऊपर, कन्वेंशंस पे, अगर आपने इसको फॉलो नहीं करना, क्यों लॉ बनाते हैं? आप छोड़ दें, फिर पार्लियामेंट को छोड़ दें, रहने दें। वली भी नहीं जरूरत, माँ बाप नहीं जरूरत, बाप भाई नहीं जरूरत, तो ठीक है भाई, फिर तो शरई तब नजर नहीं आता, ये चीज नजर नहीं आ रही कि ये शरई के लिए, शरीयत से ये बाला तर है कि वली नहीं है, बाप नहीं है, और वो आके मांग रहा है बच्ची को, और उसको आप और उसकी अमीन फेस साहब, इस वैल्यू पे तरह के आप ये फैसले जब जजमेंट्स दे रहे हम हैं। दिखाएंगे, जब सोशल मीडिया पर आएंगे, तो जो लोग जो माइनर हैं या अंडर एज लड़कियां हैं, उनको तो इससे शय मिलेगी कि जाकर हम बयान दे देंगे, निकाह करके हम चले जाएंगे। और बहुत से केसेस हम रिपोर्ट भी करते हैं कि अंडर एज लड़कियां जाती हैं कोर्ट मैरिज करके या किसी तरह से भी निकाह करके, उनके पास आईडी कार्ड नहीं होते, वो अंडर एज होती हैं, उनके सिर्फ ज़बानी बयान लिए जाते हैं, वो कहती हैं जी हम बालिग हैं, हम 18 साल की हैं, तो उस पर फैसला सुना दिया जाता है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और मुस्तकबिल में ऐसे केसेस को बचने के लिए क्या जामे हिकमत अमली करने की हमें ज़रूरत है? हुकूमत और पार्लियामेंट पर अब क्या जिम्मेदारी आयद होती है? बिल्कुल, आई एग्री विद द ऑनरेबल जज, ट्रेनिंग की ज़रूरत है जी। सिर्फ हुकूमत के ऊपर ना डाला जाए। हुकूमत ने एक्ट्स बनाई ही हैं, उन्होंने ठीक ठाक उसके ऊपर अमेंडमेंट भी की है, हर चीज़ है, मगर जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो निकाह ख्वाह हो जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो नादरा में का इवन रिकॉर्ड देख के भी वो कहते हैं, उसके ऊपर लिख लेते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आप मलेशिया का सिस्टम देखें, मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जो शरीयत के मुताबिक और अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन लॉज चल रही है, उन्होंने बेहतरीन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम देखते नहीं हैं और हमें एक इमोशनली अपनी मर्जी का हम जजमेंट दे देते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग और नॉट फॉर सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इसका यही है कि जी जजेस की, जुडिशरी की, लॉयर्स की, पुलिस की, सबकी ट्रेनिंग हो, सबको समझ आए कि ये क्या हम कर रहे हैं, और प्लीज ये एक चीज उठा के और उसको शरीयत के मुताबिक आप कह सकते हैं और आप बाकी को नहीं। मैं इसी चीज पे खड़ी हूँ, वली नहीं था उस बच्चे का, आप किस तरीके से ऐसे निकाहनामे को वैलिड कह सकते हैं जहां पे उसके बाप, दादा, भाई उनको मालूम नहीं है? ऐसे बच्चों को दारुल मान में होना चाहिए जितनी देर तक वो 18 साल की उम्र में ना जाएं, और फिर आप डिसाइड करें। अगर उसने फिर भी हस्बैंड के साथ जाना है तो वो जाए, और अगर नहीं तो फिर वो वापस अपने वालिदैन के साथ जा सकती है। मगर इस तरीके से 2-3 के इतने बड़े बड़े उम्र के आदमी होते हैं जो छोटी छोटी बच्चों को इस तरीके से, इंटरनेट का आपने नाम लिया, उनसे चैट करके उनको फंसाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बच्चे और बच्चों को हम क्या दिखा रहे हैं? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अमरीन कुरैशी ने अहम नुकात उठाए हैं, और तजाद जो है वो खुद ही सामने आया जाता है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है उनका एक डिसीजन आता है और कानून जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो लोगों को नहीं पता होता कि हमने किसको फॉलो करना है। और बैरिस्टर साहब की जानब से वली की बात की गई है, वो बहुत वैलिड पॉइंट है। ठीक है जी, प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।